नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उस पर डिस्कशन करेंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, अन्य स्टेट पीसीएस और भी जो छोटे मोटे एग्जाम हैं सभी में आप देखेंगे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाल ही में यूपीएससी मेंस में भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से फुल लेंथ क्वेश्चन आया था। आईटीईआर पे आपने अगर पेपर देखा हो, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर पे क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हम स्टार्ट करने जाते हैं आज। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने की दो तकनीकें हैं। पहली तकनीक का नाम है न्यूक्लियर फिजन। हम लोग जो है इंग्लिश का जो टर्म है, टेक्निकल टर्म, उसको ज़रूर लेके चलेंगे, ठीक है ना। इंग्लिश का जो टर्म है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वर्तमान में तो खैर। तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी को पैदा करने की दो तकनीकें हैं। पहली जो तकनीक है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, और जो दूसरी तकनीक है उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। पहली जो तकनीक है उसको क्या बोलते हैं? फिजन, और दूसरी जो है उसको बोलते हैं फ्यूजन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो तकनीकें हैं। प्रेजेंट में, वर्तमान में पृथ्वी पर, विश्व में कहीं भी नहीं, पृथ्वी पर कहीं भी नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो वो न्यूक्लियर फिजन तकनीक से हो रहा है। पृथ्वी पर वर्तमान में कहीं भी अगर नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो वो किस तकनीक से हो रहा है? न्यूक्लियर फिजन से हो रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन तकनीक से, मतलब नाभिकीय संलयन तकनीक से ऊर्जा के उत्पादन करने में हमें अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि इसके लिए अनुसंधान चल रहा है, ठीक है ना। और उसी अनुसंधान में एक था आईटीईआर, ठीक है ना, और जिस पे यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन भी पूछा है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। वो क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि नाभिकीय ऊर्जा को पैदा करने की दो तकनीकें हैं। पहली तकनीक का नाम क्या है? न्यूक्लियर फिजन, और दूसरी तकनीक का नाम क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। हालांकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो नाभिकीय ऊर्जा को पैदा करने की जो तकनीकें हैं उनमें व्यावहारिक महत्व किसका है? न्यूक्लियर फिजन का, क्योंकि फ्यूजन से अभी तक हमें एनर्जी पैदा करने में सफलता नहीं मिल पाई है। भविष्य में मिल जाएगी या नहीं मिलेगी वो भविष्य में देखा जाएगा, ठीक है ना। वैसे जिस तरीके से तकनीक का विकास हो रहा है पूरी संभावना है कि सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन करता है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय संलयन तकनीक से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उसमें से सीधे सीधे देख लेना कि ऑप्शन नन ऑफ दीज कहाँ पर है, ठीक है ना। क्योंकि हम पहले से ही बता चुके हैं आपको कि पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन तकनीक से कहीं भी ऊर्जा का उत्पादन अभी तक नहीं हो रहा है। जहाँ भी हो रहा है ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन, वो किस तकनीक से हो रहा है? फिजन से हो रहा है, विखंडन तकनीक से हो रहा है, नाभिकीय विखंडन तकनीक से, ठीक है ना। हालांकि एक चीज़ और आप लोग को पता होनी चाहिए कि जो हमारा सन है, सूरज और अन्य तारे, इनकी एनर्जी का सोर्स हालांकि कौन सा है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। सन में अगर देखा जाए कि सन की एनर्जी जो होती है, सन में जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से वहाँ पे एनर्जी पैदा होती है। अन्य तारों की एनर्जी का सोर्स भी क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है ना। अब हम लोग को ये दोनों तकनीकों को समझना है, फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, कैसे इसमें एनर्जी क्रिएट होती है, जनरेट होती है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों तकनीकों को समझने से पहले हमें एक साइंस की बेसिक चीज़ है जिसको हमको समझना पड़ेगा, आइंस्टीन इक्वेशन। आप लोगों ने जो है, कई लोग जो साइंस बैकग्राउंड से रहे होंगे और जिन्होंने ठीक ठाक तरीके से थोड़ा बहुत देखा होगा फिजिक्स
केमिस्ट्री वगैरह, तो उसने आइंस्टीन इक्वेशन को पढ़ा होगा, ठीक है ना। नहीं भी पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी पूरा आप लोग को बता देता हूँ क्या चीज़ है ये। और आइंस्टीन इक्वेशन एक बार पता चल गई तो आप लोग न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आइंस्टीन इक्वेशन जो होती है उसको बोलते हैं E = mc²। यहाँ पे E क्या है, E = है एनर्जी, ऊर्जा, M क्या है, मास, मतलब कि हम कह सकते हैं द्रव्यमान, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जिसका मान कितना होता है, हमको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है ना। ये बेसिक, ठीक है ना, इक्वेशन है E = mc²। आइंस्टीन की इक्वेशन है जिसमें E एनर्जी है, M मास है और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, आपको क्लियर पता है। C की क्या वैल्यू, 3 गुणा है। अब देखो इसमें रखो E = m, C का मान कितना है, 3 × 10⁸ होल स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब E = क्या हो गया, m, इसको तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 × 10⁻16, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गई E = m 9 × 10⁻16। अब देखो आइंस्टीन इक्वेशन का मतलब क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन का मतलब ये है कि यदि हम m मास को एनर्जी में बदलें तो इतनी E एनर्जी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। यदि हम m मास को एनर्जी में बदलें तो E एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब देखो यहाँ पे आप लोग को पता है कि C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 × 10⁸, वेरी लार्ज वैल्यू है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। इस बड़ी वैल्यू होने के कारण यदि हम सूक्ष्म मास को, यदि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, m की वैल्यू बहुत कम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है m की वैल्यू अगर हम बहुत कम लेंगे तो भी जो एनर्जी क्रिएट होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आएगी, क्योंकि 9 × 10⁻16, ठीक है ना। अब देखो एज एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज करो कि हमने ले लिया m 1 kg, ठीक है ना। यदि हम 1 kg मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, m की जगह रख दो 1, ठीक है ना। E = क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻16। मतलब अगर हम छोटा सा मास ले रहे हैं, मास की वैल्यू बहुत सूक्ष्म ले रहे हैं, तो भी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये हमें E = mc² ये बताता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मास काय में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। E = mc²। आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहता है कि यदि सूक्ष्म मास को भी, ठीक है ना, एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आइंस्टीन इक्वेशन ये है, ठीक है ना। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो समझो फिर नाप की विखंडन और नाप की संलयन तकनीक को समझने बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि नाप की ऊर्जा को पैदा करने की 2 तकनीक हमने बताई। नाप की विखंडन पहली है और दूसरी कौन सी, नाप की संलयन है, ठीक है ना। तो एक एक करके अपन जो है समझेंगे। पहली कौन सी तकनीक है, फिजन है, नाप की विखंडन बोलते हैं इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब देखो नाप की विखंडन क्या तकनीक है, आप लोग चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग एक कॉपी पेन लेके नोट्स भी बना सकते हैं। तो न्यूक्लियर जो फिजन तकनीक है इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि किसी भारी परमाणु के नाभिक पर, ठीक है ना, जब किसी भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो हल्के नाभिकों में टूटता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है। हमने क्या देखा कि जब किसी भारी परमाणु के नाभिक पर, ये नाभिक मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, जब किसी भारी परमाणु के नाभिक पर हम काय की बमबारी कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कर रहे हैं, ठीक है ना। जब किसी भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो हल्के नाभिकों में टूटता है। सपोज करो कि वो 2 हल्के नाभिकों में टूट गया, ठीक है ना। जब किसी भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी हमने तो वो 2 पार्ट में टूट गया, ठीक है ना, हल्के नाभिकों में, ठीक है ना। और इस पूरी रिएक्शन में क्या होती है, विशाल मात्रा में क्या होती है, एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है ना, प्लस न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। अब देखो हम समझते हैं इस पूरी रिएक्शन को। अब देखो होता क्या है इसमें नाप की विखंडन में,
सपोज करो कि ये भारी परमाणु का नाभिक है, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, ठीक है ना, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है। और ये जो है इस पर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की बमबारी की। न्यूट्रॉन की बमबारी करने पे ये क्या होगा, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की बमबारी की तो ये दो छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है ना, छोटे छोटे नाभिक ये दो मान लिए हमने, ठीक है ना। और इसका मास कितना है, m1 है, ये कैपिटल एम है इसका मास, इसका कितना है, m1 है, इसका m2 है, ठीक है ना। अब देखो इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में जब ये भारी नाभिक टूटता है तो ये मास m1 और m2 होते हैं, इनका कंबाइंड मास कर दो, ठीक है ना, तो m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू जो है इससे क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। मतलब ये नाभिक टूटा, दो नाभिकों में टूटा, लेकिन इनका जो मास है m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू जो है इस जो ओरिजिनल मास था उससे क्या हो गई, कम हो गई। मतलब मास में क्या हुई, कमी हुई। ये मास मतलब ये मास में जो कमी आई है वो कमी कहाँ चली गई, अकॉर्डिंग टू, अब आप याद करिए पहले ही हम देख चुके हैं, इक्वल टू mc² आइंस्टीन इक्वेशन को। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मास काय में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। और छोटा सा मास भी, अगर सूक्ष्म मास भी हम एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी क्या, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी। वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो मास में जो कमी आती है वो कमी काय में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, प्लस इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं। और अब देखो होता क्या है, ये जो न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं ये फिर से ये जो टूट के छोटे छोटे न्यूक्लियस आए हैं इस पे फिर से गिरते हैं, ये गिरेगा इस पे, ये गिरेगा, ठीक है ना, तो ये फिर से ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है ना, ये फिर से टूटेंगे, ठीक है ना, और ये फिर से टूटेगा, ठीक है ना। इस तरीके से चेन रिएक्शन बनती चली जाती है, एनर्जी जनरेट होती चली जाती है। मतलब ये चेन रिएक्शन है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया। देखो हमने क्या देखा, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक भारी नाभिक होता है जिस पर हम न्यूट्रॉन गिराते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रॉन के गिराने से वो टूटता है। जिन छोटे छोटे पार्टों में टूटता है, तो इसमें होता क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टों में टूटा है उनका कंबाइंड मास जो है ओरिजिनल मास से क्या होता है, कम होता है। ये मास में जो कमी आई है यही काय में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, अकॉर्डिंग टू द इक्वल टू mc², जिसको हम पहले देख चुके हैं आइंस्टीन इक्वेशन से, ठीक है ना। और ये जो इस रिएक्शन में न्यूट्रॉन क्रिएट भी होते हैं, और ये न्यूट्रॉन फिर से जो ये नाभिक आए हैं, न्यूक्लियस आए हैं, इसको फिर से तोड़ देते हैं, तो ये फिर से नए क्रिएट होगा। यहाँ पे एनर्जी फिर से रिलीज हुई और फिर से न्यूट्रॉन निकले, ये फिर से तोड़ेंगे। इस तरीके से चेन रिएक्शन चलती चली जाती है। तो नाभिकीय विखंडन प्रोसेस में इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर कोई कहे कि भैया अब कौन सा नाभिक टूटेगा, प्रकृति में तो बहुत से एलिमेंट मिल रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रकृति में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उसमें से सबसे ज्यादा टूटने की संभावना यूरेनियम के नाभिक की होती है, ठीक है ना। हमने क्या देखा कि यूरेनियम के भी एक्चुअलिटी में, अभी आप लोग को पता होगा, बेसिक साइंस पढ़ी होगी, तो यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238 और एक होता है यूरेनियम 233, ठीक है ना। इसमें से ध्यान रखना है कि प्रकृति में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से सबसे ज्यादा टूटने की संभावना यूरेनियम 235 के नाभिक की होती है, ठीक है ना। और ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्चुअलिटी में हमने बमबारी न्यूट्रॉन की क्यों की, उसके लिए उसका कारण ये है कि जो नाभिक है, नाभिक के भी ब्रेक होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूट्रॉन से ही होती है, ठीक है ना। इसीलिए हम इस पे क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, ब्रेक होता है। अब देखो, ठीक है ना, यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि सबसे ज्यादा टूटने की संभावना क्या है, यूरेनियम 235 की है। यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि यूरेनियम के तीन आइसोटोप्स होते हैं, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233, ठीक है ना। यूरेनियम देखो, जब हम खदान से यूरेनियम निकालते हैं, ठीक है ना, जो नेचुरल यूरेनियम खदान से निकालेंगे तो वो एक्चुअलिटी में
दो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो जो नेचुरल यूरेनियम है, दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238, ठीक है ना। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल यूरेनियम। मतलब अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, तो ये तो क्लियर है कि यूरेनियम 235 मिल रहा है, यूरेनियम 238 मिल रहा है। लेकिन जो ये तीसरा वाला है यूरेनियम 233, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है। इसको जो है हम लेबोरेटरी में क्या करना पड़ता है, हमको जनरेट करना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, मतलब कृत्रिम तरीके से इसका निर्माण करना पड़ता है। प्राकृतिक रूप से हमें नहीं मिलता है। निर्माण कैसे होगा लेबोरेटरी में, वो मैं बता देता हूँ। आप जो है लेबोरेटरी में जाइए, वहाँ पे आप उठा लीजिए थोरियम TH, थोरियम 232। थोरियम 232 पे क्या कर दो, न्यूट्रॉन की बमबारी कर दो। न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम 233 पैदा हो जाएगा। लो ये यूरेनियम 233 बन गया। लेकिन ये जो है प्राकृतिक रूप से हमको नहीं मिलता है, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से अगर मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे, यूरेनियम 235 मिलेगा और यूरेनियम 238 मिलेगा। यूरेनियम 233 जो है ये केवल लेबोरेटरी में हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, जब हम खदान से यूरेनियम निकालते हैं तो उस यूरेनियम में क्या होता है, दो मिक्सचर होता है, वो यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है, देखो नेचुरल यूरेनियम जो होता है ये क्या है, हमने क्या देखा, यूरेनियम 235 प्लस यूरेनियम 238। लेकिन इसमें यूरेनियम जो 235 है इसकी मात्रा केवल 0.7% होती है, और इसकी मात्रा कितनी होती है, 99.3%। मतलब जो हमने नेचुरल यूरेनियम खदान में से निकाला उसमें से यूरेनियम 235 तो उसमें केवल 0.7% है, और यूरेनियम 238 कितना है, 99.3% है। और टूटता कौन सा है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो टूटने की प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा इसकी है, लेकिन ये इसमें क्या है, बहुत क्या है, कम है। तो ये एक समस्या क्रिएट होती है हमको, ठीक है ना। तो अभी जो है हम एक ब्रेक लेंगे, ठीक है ना। ब्रेक के बाद फिर से क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप लोग को इतना क्लियर समझ में आ गया होगा कि दो तकनीकें हैं नाप की ऊर्जा को पैदा करने की, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को समझने के लिए हमने क्या देखा, हमको आइंस्टीन इक्वेशन पता होना चाहिए, इक्वल टू mc² पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, छोटे से मास को भी अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, ये हमने देख लिया है, ठीक है ना। और ये इक्वल टू mc² को हम अप्लाई कहाँ पे करेंगे, फिजन और फ्यूजन को समझने में करेंगे। फिजन हमने समझा है, एक भारी नाभिक टूटता है, छोटे नाभिकों में टूटता है, ठीक है ना। मास में क्या आती है, कमी आती है, वो मास ही काय में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने देखा है, आगे चलेंगे, ठीक है ना। अभी जो है काफ़ी लंबी क्लास चलेगी। इंडिया का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपन देखेंगे। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेजेस में इंडिया यूरेनियम का यूज कर रहा है, दूसरे में प्लूटोनियम का यूज करेगा और तीसरे में थोरियम का यूज करेगा। सभी को देखेंगे, रिएक्टर्स को भी देखेंगे। तो अब मिलते हैं ब्रेक के बाद।